प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जहांगीर रहमान कुरैशी से आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग राजकीय बांगन महाविद्यालय डीडवाना। हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत पीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में वर्गीकी के साधन के अंतर्गत वानस्पतिक उद्यान का अध्ययन किया था। जैसा कि हम जानते हैं, वर्गीकी के साधन के अंतर्गत मुख्य 4 साधनों को हम सम्मिलित करते हैं। एक, क्षेत्र निर्धारण यानी फील्ड, जहाँ से हमें नमूने पादप प्राप्त करने होते हैं। दूसरा, हर्बेरियम, जहाँ पर हम प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करके एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण के तहत उनको एक जगह संग्रहित करते हैं और आगे के अध्ययन में प्रयुक्त करते हैं। तीसरा, वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटेनिक गार्डन्स, जहाँ पर हम जीवित पादपों को ग्रो करते हैं, संग्रहित करते हैं और आगे के अध्ययन में हम प्रयुक्त करते हैं। चौथा, वर्गीकीय साहित्य यानी जो भी साहित्य वर्गीकरण के और वर्गीकी के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है या निर्मित हुआ है, उन सब का प्रलेखन साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे मोनोग्राफ, आइकॉन्स, मैनुअल्स, रिवीजन, फील्ड नोट्स, मोनोग्राफ और पादप के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के निमित्त जो भी लिटरेचर है वह सब बॉटनी लाइब्रेरी के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। आज हम वानस्पतिक उद्यानों को क्यों व्यवस्थित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, वानस्पतिक उद्यानों की हमारे सामाजिक और वानस्पतिक अध्ययन में क्या महत्व और भूमिका है, इस पर अध्ययन करेंगे। तो आज चर्चा कर रहे हैं हम रोल ऑफ बॉटेनिक गार्डन्स या वानस्पतिक उद्यानों का महत्व। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम पहले जानना चाहेंगे बॉटेनिक गार्डन्स क्या हैं, इसका स्वरूप क्या होता है, इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। उसके पश्चात हम रोल ऑफ बॉटनिक गार्डन्स यानी हमारे वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में बॉटनिक गार्डन्स की क्या भूमिका होती है, क्या उसकी उपयोगिता है, इस पर बात करेंगे। उसके पश्चात क्लास वर्क या होमवर्क पर बात होगी। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि वानस्पतिक उद्यान केवल बाग बगीचे या पर्यटन स्थल या घूमने के स्थान न होकर के जब वनस्पति का इंटरेस्ट इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है, यानी वर्गीकी का क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है, तब ये वानस्पतिक उद्यान बहुत उपयोगी और वर्गीकी के अध्ययन के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। परिभाषा अनुसार वानस्पतिक उद्यान वे संस्थान हैं जहाँ पादप की विभिन्न जातियों, प्रजातियों, किस्मों आदि को रूबरू अध्ययन हेतु जीवित अवस्था में उगाया जाता है या संग्रहित किया जाता है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के नाना प्रकार के पादप यथा सजावटी पादप, औषधीय पादप, वेजिटेबल्स, आर्थिक महत्व के पादप, कृष्ट पादप, अकृष्ट पादप और इनकी जातियों को सम्मिलित करते हुए इसको सुव्यवस्थित तरीके से निर्मित किया जाता है। अतः वानस्पतिक उद्यान अनिवार्यतः ऐसे सजीव पादपों का संग्रह है जो शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त दोनों प्रकार के अध्ययनों हेतु उपयोगी होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक वानस्पतिक उद्यान को जब हम निर्मित करते हैं तो उसमें विश्व के सभी क्षेत्रों की जातियों को सम्मिलित करने का प्रयास रहता है तथा इसमें इसके सहयोगी संस्थान जैसे ग्रीन हाउस, पुस्तकालय, पादप संग्रहालय, शोध प्रयोगशालाएं आदि आदि संसाधनों की सुविधा भी इसमें रखी जाती है।
इसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफ्स प्लांट्स और वैज्ञानिकों के, पेंटिंग्स प्लांट्स और वैज्ञानिकों की, चित्रण, पुनर्मुद्रण, नोटबुक्स, अनेक प्रकार के प्रतिरूप यानी स्पेसिमेंस को भी सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि एक ही स्थान पर किसी भी पादप का अधिकाधिक सटीक तरीके से अध्ययन किया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि ये उद्यान केवल आमोद प्रमोद के यानी प्लेजर गार्डन्स या बाग बगीचे या केवल बाग ही नहीं होते, अपितु ये वानस्पतिक संस्थाएं होती हैं जिसमें हम जीवित पादपों को उगाते हैं, संग्रहित करते हैं। और आज के आधुनिक उद्यान पर्यवेक्षण के केंद्र, शोध संस्थान, संदर्भ ग्रंथ, शिक्षा केंद्र, संरक्षण स्थल और मानव हितार्थ अन्य कई प्रकार की सुविधाओं से युक्त होते हैं तथा कार्य करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रूप में एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में एवं रेफरेंस सेंटर के रूप में भी कार्यरत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हम सामान्य दैनिक जीवन में उपयोगिता के साथ साथ वनस्पति के क्षेत्र में भी इसकी उपयोगिता सर्वविदित है। इतिहास के प्रारंभिक काल में ही पादपों की आसान उपलब्धता के लिए मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए पादप उद्यानों में पादपों को उगाना प्रारंभ कर दिया था। पादप और मनुष्य का साथ बहुत समय से एक दूसरे पर निर्भर रहा है। मानव आवश्यकताएं जैसे भोजन, औषधि की पूर्ति आदि आदि के लिए भी तथा आमोद प्रमोद के साधन स्वरूप भी, धार्मिक एवं सामाजिक अभिरुचि स्वरूप भी एवं सजावटी पादपों के लिए भी पादपों को एक स्थान पर उगाने की जो प्रक्रिया है वह बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यहाँ पर यदि हम वानस्पतिक उद्यानों की उपयोगिता एवं उद्देश्य या इसकी हमारे वनस्पति विज्ञान में क्या भूमिका रहती है इस पर बात करें तो हम पाते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं के साथ साथ ये वनस्पति विज्ञान एवं वर्गीकी के क्षेत्र में बहुत लाभकारी सिद्ध हुए हैं एवं ये वर्गीकी के एक साधन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। इनके क्या उपयोगिता और उद्देश्य हैं ये हम एक एक करके यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1, वानस्पतिक उद्यान व आर्बोरेटम यानी वृक्ष उद्यान, जहाँ पर वृक्ष को अधिकाधिक रूप से प्रधानता देकर ग्रो किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ये पादपों की सटीक एवं मूलभूत वैज्ञानिक सूचनाओं के प्राथमिक साधन हैं। अर्थात एक ही स्थान पर हम विभिन्न प्रकार के पादपों की सटीक और मूलभूत जानकारी यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस आवास में ग्रो होते हैं वहाँ की सभी सूचनाएं प्राथमिकी के रूप में हमें उपलब्ध कराते हैं। नंबर 2, पादपों की तुलनात्मक एवं वर्गीकीय अध्ययनों की दृष्टि से यह उद्यान काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। यदि हम एक ही स्थान पर विभिन्न टैक्सोन की हम जिसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर सुलभ होता है तथा वर्गीकीय अध्ययन में हमें एक ही स्थान पर हर प्रकार के टैक्सोन की जो सुविधाएं अपेक्षित हैं वह सब की सब यहाँ पर विद्यमान होती हैं। अर्थात उद्यान पादपों की सहायता से उनका वर्गीकरण एवं नामकरण निर्धारित करने में बहुत आसानी होती है। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला अध्ययनों जैसे शारीरिकी, एनाटॉमी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, पादप रसायन एवं पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग की आवश्यक सामग्री यहाँ पर उपलब्ध होती है तथा यह सहज ही प्राप्य होती है। यहाँ पर ये देखिए कि एक ही स्थान पर विभिन्न अवस्थाओं में हम एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल और कल्चरल जो मटेरियल हमें उपलब्ध होने चाहिए वो यहाँ पर एक ही स्थान पर कम ऊर्जा एवं समय बर्बाद किए प्राप्त होते हैं। नंबर 4, वनस्पतिक उद्यानों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगने वाले पादपों को उनकी प्राकृतिक आवासीय परिस्थितियाँ, यानी सपोज कीजिए कि एक ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है
जैसे मार्सिलिया हिर्सुटा, हम उसको उनकी अपनी प्राकृतिक अवस्थाएं वानस्पतिक उद्यान में कृत्रिम रूप से उत्पन्न करा करके उनको उगाया जाता है। अतः हमें इस बात का भान होता है कि ये किन किन परिस्थितियों में या आवासीय परिस्थितियों में ये ग्रो करता है, तो इसका जो ज्ञान है वो हमें यहाँ पर उन वानस्पतिक उद्यानों में पादपों को देख करके और उनकी कृत्रिम रूप से तैयार की गई आवासीय परिस्थितियों को देख करके ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि अमुक प्रकार का जो पादप है वह किस प्रकार की परिस्थितियों में ग्रो होता है। नंबर 5, कई वानस्पतिक उद्यान विविध परिस्थितियों क्षेत्रों में या विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों में पादपों के अन्य क्षेत्रों में पर्यानुकूलित होने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, यानी एक्लिमेटाइज होने के अवसर प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई पादप किसी एक क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय रूप से ग्रो करता है, एंडेमिक टैक्सोन के रूप में ग्रो करता है, तो वह वानस्पतिक उद्यान में किन किन परिस्थितियों के साथ पर्यानुकूलित हुआ है, इसका अध्ययन भी हमें यहाँ पर वानस्पतिक उद्यान में देखने को मिलता है कि ये किन पारिस्थितिक क्षेत्रों के पादप हैं और यहाँ पर ये किस प्रकार से ग्रो हुए हैं। इसके कई उदाहरण हैं, हम कुछ उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे कॉफ़ी, रबर, चाय, कपास आदि का पर्यानुकूलन हमने वानस्पतिक उद्यानों में किया है। हम जानते हैं रबर जो है वो ब्राज़ील का एंडेमिक प्लांट था, यानी उसका जो प्राइमरी ओरिजिन सेंटर है वह ब्राज़ील था, लेकिन अब कई वानस्पतिक उद्यानों में इसे सहज ही एक्वलाइज कर लिया गया है। चाय के बारे में कहते हैं कि ये चाइना की जो है वो जाति थी, लेकिन हमने रॉयल बॉटनिकल गार्डन में चाय का जो है वो उगा करके या उगाने में सफलता प्राप्त की और आज हम चाय के क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बहुत से ऐसे प्लांट्स जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको हम अपने यहाँ पर वानस्पतिक उद्यान में किस प्रकार से पर्यानुकूलित करने में सफल होते हैं। नंबर 6, ये उद्यान कृषि के विकास में यानी हॉर्टिकल्चर में और मुख्यतः मानव उपयोगी पादप जो है, मानव के उपयोग में आने वाले जो अधिकाधिक पादप हैं, जैसे फल उत्पादक, औषधीय पादप के सुधार आदि में भी सहायक हैं। इसका उदाहरण हम अभी इन दिनों बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। जैसे कीवी, आज कीवी जो है वो बहुत सारी जो है वो बीमारियों में प्रयुक्त होता है और ये औषधीय प्लांट है, लेकिन ये कई क्षेत्रों में नहीं ग्रो होता था, लेकिन हमने इसको भी वानस्पतिक उद्यानों में और अपने जो है वो खेतों में या अपने क्षेत्र में उगाने में जो है वो सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे फ्रूट हैं जिनको एक स्थान पर जो ग्रो होते थे उनको हमने वानस्पतिक उद्यानों में उगाने में सफलता प्राप्त की है। नंबर 7, ये उद्यान मनुष्य के सौंदर्य बोध की अभिरुचि को यानी एस्थेटिक सेंस की अभिरुचि को परिपूर्ण करते हैं। हम जानते हैं कि मानव आदिकाल से ही सौंदर्य बोध और सुंदरता के प्रति मोहित रहा है, अभिभूत रहा है और ये पुष्पीय पादपों से सदैव जो है वो लगाव रखने में रुचि दिखाता है। तो यहाँ पर सौंदर्य बोध की अभिरुचि को प्लांट को एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के पुष्पीय और सुगंधित प्लांट्स को भी एक स्थान पर ग्रो करके हम मनुष्य के सौंदर्य बोध की अभिरुचि को परिपूर्ण करने में सफल हुए हैं। नंबर 8, कई विरल एवं विशिष्ट गुणों वाले पादपों का हमने यहाँ पर संरक्षण वानस्पतिक उद्यानों में दिया है तथा उनको उगाने में सफलता प्राप्त की है। बहुत रेयर स्पीसीज या एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाए रखने में भी हमने जो है वो वानस्पतिक उद्यानों की सहायता ली है तथा इन प्लांट्स को जो कि विरल हैं, विशेष हैं तथा रेयर या एंडेंजर्ड हैं, उनको विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से वानस्पतिक उद्यानों में देख करके और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने में सफल रहा है। इसका तात्पर्य है कि ये वानस्पतिक उद्यान वास्तव में हमारे लिए बहिरंग यानी बाह्य प्रयोगशाला आउटडोर लेबोरेटरीज के रूप में प्रयुक्त होता है।
इसके अलावा भी हम देखें हमारे जो सामाजिक और दैनिक जीवन में वानस्पतिक उद्यान एवं उद्यान चूँकि बहुत लाभदायी हैं, ये एक सुव्यवस्थित तरीके से एक विशेष परियोजनार्थ निर्मित किए जाते हैं। तो कई सामूहिक कार्यक्रम के ये स्थल होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेस वानस्पतिक उद्यान के लिए चयनित किया जाता है वह अपने एक विशिष्ट वातावरण से अभिभूत होता है, यानी सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ पर यह देने में कामयाब रहता है। इसके अलावा पर्यटन स्थल के रूप में ये प्रयुक्त होता है। हम छोटी बड़ी गोष्ठियाँ आदि भी यहाँ पर या सामाजिक समारोह जैसे विवाह आदि भी यहाँ पर करते आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वनस्पति की विज्ञान के क्षेत्र के अलावा भी हमारी सामाजिक जो पूर्तियाँ हैं वह भी एक सुव्यवस्थित वानस्पतिक उद्यान में परिपूर्ण होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज का जो जीवन है वो प्रदूषण से युक्त जीवन है, यानी जो वातावरण में प्रदूषण की समस्या है, कुछ न कुछ हद तक यहाँ पर शुद्ध पर्यावरण की अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए ये घूमने फिरने, आमोद प्रमोद तथा अधिकाधिक जो है वो स्वास्थ्य लाभ के लिए भी उपयुक्त सिद्ध हुए हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि वानस्पतिक उद्यान क्या है, वानस्पतिक उद्यान किस प्रकार से निर्मित हुए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, किस प्रकार से आज विश्व भर में करीब करीब बड़े विशालकाय 600 से 700 वानस्पतिक उद्यान निर्मित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के नाना प्रकार के प्लांट्स को एक जगह ग्रो करके और हमने अपने अध्ययन की सुविधा को बढ़ाया है। यहाँ पर आज के इस चैप्टर में जिसमें सम्मिलित था वानस्पतिक उद्यानों की उपयोगिता, उद्देश्य एवं भूमिका, तो इस पर आप टिप्पणी लिखें और दूसरी टिप्पणी आप वानस्पतिक उद्यान पर भी लिखें कि वानस्पतिक उद्यान जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था उसको भी कम से कम 50 शब्दों में और अधिकाधिक 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। हम इसी माध्यम से वर्गीकरण विज्ञान के क्षेत्र में यानी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जो क्लास वर्क आपको दिया जाता है उसका आप जो है वो होमवर्क करके और ग्रुप में या हम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करें, जिससे कि उसको जांचा जा सके। वस्तुतः यह देखा गया है कि छात्र अपने घर पर, विद्यार्थी अपने घर पर ये कार्य कर रहे होंगे, लेकिन इसका अनुमान हमें भी लगना चाहिए कि ये यूट्यूब लेसन किस प्रकार से आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं, और अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि है तो आप उसको इंगित करने का भी जो है वो हमें सहयोग करें। धन्यवाद।